दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई वक्त बहुत कम है युद्ध को लेकर अमेरिका के पास? इस बात का जिक्र आज रक्षा मंत्री ने क्यों कर दिया और उस पर पेंटागन ने अपनी मोहर क्यों लगा दी? क्या वाकई कल सुबह के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर ईरान की ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसके बाद वह युद्ध के मैदान में दोबारा लड़ने की सोचे ही नहीं? क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है? लेकिन इन सब के बीच पश्चिमी देशों के भीतर भी हलचल तेज है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अमेरिका के भीतर जो सवाल इस युद्ध को लेकर उठ रहे हैं उसमें कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज की रात कुछ बड़ा तो नहीं कर देंगे। यानी अभी तक जो सवाल युद्ध धीमी गति से चले, ईरान चाहता है 6 महीने तक चल जाए, धीरे धीरे अमेरिकी फौज थकने लगे, या फिर अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स भी ये कहने लगे हैं यह युद्ध इसी तर्ज पर चलता रहा तो फिर मिड टर्म पोल भी इसी बीच में हो जाएगा और रिपब्लिकन्स को करारी हार मिलेगी। तो क्या मिड टर्म पोल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज रक्षा मंत्री के जरिए एक ऐसा मैसेज दिला दिया कि आज की रात कयामत की है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि खाड़ी देश युद्ध में कूदे नहीं। खाड़ी देशों की भूमिका इस दौर में कच्चे तेल को लेकर या कहें अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं दोनों से ज्यादा अमेरिकी बेस जो खाड़ी देशों में मौजूद है, और वहां से अब जब अमेरिकी सैनिकों की रवानगी होने लगी है तब उनके लिए यह सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर जिस सुरक्षा को लेकर जो समझौता अमेरिका के साथ था अब वह तो भरभरा कर गिर चुका है। लेकिन जरा आज इसे परखने की कोशिश कीजिए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो एक कागज लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री आए। उनके साथ अमेरिकी चेयरमैन यानी ज्वाइंट स्टाफ के चेयरमैन केन भी मौजूद थे। वह भी कुछ दस्तावेजों के साथ आए थे और प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें ईरान की दिखाई गई। कितनी जगह पर कैसे हमला हुआ उसकी पूरी व्याख्या पेंटागन कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच जिस कागज को पढ़ना शुरू किया अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि आज की रात एक लिहाज से सबसे मारक रात है। एक ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और संयोग ऐसा है कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आज ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लोकप्रियता का एक पैमाना अपने अखबार में छापा था जिसमें उसने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक ऐसी स्थिति अमेरिका के भीतर कभी नहीं आई जब युद्ध को लेकर सबसे कम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। पहले दिन जब युद्ध का ऐलान हुआ उस दिन सिर्फ 41% लोग ही ट्रंप सरकार के साथ थे, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक में जो डॉक्यूमेंट बतलाते हैं वो 97% जनता सरकार के साथ थी। अफगानिस्तान युद्ध में 92% लोग सरकार के साथ थे। इराक वार में भी 76% लोग सरकार के साथ खड़े थे। कोरिया के वक्त भी 75% लोग सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन इस वक्त सिर्फ 41%। यहां तक कि लीबिया में जो इंटरवेंशन अमेरिका ने किया था उस वक्त भी 47% थे। ये 41% धीरे धीरे घटते घटते 30% तक पहुंच गए हैं। लोकप्रियता के पैमाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जितने लोकप्रिय थे और उसके बाद जब उन्होंने ग्रेट अमेरिका का नारा देते हुए टैरिफ वार की शुरुआत की, वो असल वार में आते आते उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई। तो क्या इसीलिए ध्यान दीजिए, शनिवार की रात खुद ट्रंप ने कहा था आज की रात कयामत की होगी। सोमवार की रात मार्को रूबियो ने कहा आज हमला जबरदस्त होगा, और आज हेगसेथ ने कहा आज की रात तो ऐसा हमला होगा कि इसके बाद कोई कल्पना कर नहीं सकेगा कि ऐसा भी हो सकता है। Be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. This is not 2003. This is not endless nation building under those types of quagmires we saw under Bush or Obama.
It's not even close. Our generation of soldier will not let that happen again, and nor will this president, who very clearly ran against those kinds of never-ending, nebulously scoped missions. Those days are dead. दरअसल जो पूरा डिफेंस सिस्टम या कहें एयर बेस खाड़ी के भीतर जो डगमगा चुका है और जिस तरीके से रडार सिस्टम भी काम शायद निशाने पर वह ईरान के आ चुका है, और तीसरी बात है कि बहुत ही ज्यादा महंगे हथियार पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका ने तैनात किए और बहुत ही सस्ते ड्रोन और सस्ती मिसाइलों के जरिए उसे भेदने का काम जब ईरान ने शुरुआती दौर में किया तो फिर अमेरिका और इजराइल ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उसके बाद 5वें दिन के बाद से ईरान बड़ी मिसाइलों के साथ आया। फिर से अमेरिकी सिस्टम काम करने लगा, जो रडार और एंटी मिसाइल को लेकर जो पूरा डिफेंस सिस्टम था। लेकिन चरमराती हुई व्यवस्था में पेंटागन यह कहने से अब चूक नहीं रहा है, जितनी तेजी से हो हमले होने चाहिए, जितनी तेजी से हो परिणाम निकलने चाहिए, जितनी तेजी से काम हो और फैसले की दिशा में बढ़ जाएं, यानी ट्रंप सरकार फैसले की दिशा में बढ़ जाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि हर दिन जो परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है वो खुले तौर पर बतलाती है कि दरअसल युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। युद्ध के लक्ष्य को लेकर बार बार अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध को लेकर अमेरिका का रुख फैसले की दिशा में बढ़े, कम से कम उस पर अडिग रहना चाहिए। तो ऐसे में पेंटागन के अधिकारी भी अपने तौर पर खुलकर सामने आए और उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी तादाद में मिसाइलों को खत्म किया जा चुका है, कितनी बड़ी तादाद में ड्रोन 85% खत्म हो गए हैं, ईरान के मिसाइल 90% खत्म हो गई है। इस पूरे डाटा के साथ जब बताने की शुरुआत हुई तो एक सवाल और था, इसी परिस्थिति में रक्षा मंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि न्यूक्लियर हथियार की दिशा में ईरान नहीं बढ़े। और इस बात का जिक्र उन्होंने इस रूप में किया कि मुज्तबा खामनेई की समझदारी इसी में है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के संदेश को माने और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश ना करें। बीते 48 घंटों में हलचल देखी गई, जहां जहां ईरान के परमाणु षड्यंत्र मौजूद है या फिर जो न्यूक्लियर पॉलिफिकेशन है, जो एनरिचमेंट है उसका, जो 60% तक उनके पास है, उसके जरिए यह मैसेज अमेरिका तक पहुंचाया गया कि जब चाहें तब हम 11 परमाणु हथियार तो बना ही सकते हैं। तो क्या वाकई इसकी घबराहट भी आज अमेरिका के भीतर नजर आई? That race to a nuclear bomb, President Trump will never allow it. Not now, not ever, not on our watch. असल में अमेरिका के रुख को लेकर सिर्फ और सिर्फ सवाल ईरान या मिडिल ईस्ट के देशों का नहीं है, सवाल इजराइल और ईरान का भी नहीं है। सवाल तो यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो देश भी अमेरिका के उन सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि वो युद्ध में साथ तो खड़े नहीं है। बहुत हद तक उन्होंने अपने बेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने भी दिया है, लेकिन अमेरिका ने नाटो देश को अपने से अलग इस युद्ध में क्यों रखा, और जब अलग रखा तो कौन सी प्लानिंग थी एंड गेम को लेकर, अब इसका जिक्र खुले तौर पर होने लगा है। स्थितियां इस रूप में है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिन बातों का जिक्र पश्चिमी देशों को लेकर कर रहे हैं उसको वो काटने की स्थिति में आ गए, यानी आप सही नहीं कहते हैं, इसका जिक्र भी करने लगे हैं। वो स्पेन हो सकता है, वो कनाडा हो सकता है, वो ब्रिटेन हो सकता है, वो फ्रांस हो सकता है, लेकिन अब तो जर्मनी जो शुरू से साथ खड़ा नजर आ रहा था, उनके चांसलर ने भी कहा, हर दिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ और दिशा पकड़ चुका है ये युद्ध। हर दिन ऐसा महसूस होता है कि शायद ये रास्ता युद्ध का कहां जाएगा कोई नहीं जानता है, और खुद अमेरिका भी नहीं जानता है। बाकायदा जर्मनी के चांसलर ने इस बात का जिक्र भी किया। Die Vereinigten Staaten und Israel führen seit über einer Woche einen Krieg gegen den Iran. Viele dieser Ziele teilen wir. Doch mit jedem Kriegstag stellen sich mehr Fragen. Vor allem besorgt uns, dass es offensichtlich keinen gemeinsamen Plan gibt, wie dieser Krieg schnell zu einem überzeugenden Ende gebracht wird. असल में जर्मनी के चांसलर उस पूरी हकीकत को भी बयां कर रहे थे जिसमें होर्मुज़ रूट में क्या होगा कोई नहीं जानता है।
मिडिल ईस्ट से तेल की आवाजाही बंद है और अब से चंद घंटों पहले आज ही अबू धाबी के सबसे बड़े रिफाइनरी पर भी मिसाइल दाग दी गई। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो 3 सवाल सबसे बड़े वेस्टर्न कंट्रीज के सामने हैं, उसमें पहला सवाल है कि अमेरिका जिन देशों की सुरक्षा की गारंटी ले रहा था, अब वो सुरक्षा देने के बजाय अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है। दूसरा सवाल है, जिस तेल को लेकर और एनर्जी को लेकर अमेरिका दावा कर रहा था उसकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा। एक दिन तो ठीक है, एक मैसेज के साथ चीजें आ गई, लेकिन अब खुद जब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कह रही है कि हम अपना प्रोडक्शन लगभग 50% से नीचे और हो सकता है सिर्फ 20% तक करने की स्थिति में आ जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। आईएमएफ भी चेता रहा है कि हां, यह इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसका जवाब कोई दे पाने की स्थिति में नहीं है। और तीसरा बड़ा सवाल है कि खुद अमेरिका का रुख इस युद्ध को लेकर इजराइल से हटकर क्यों है? क्योंकि तेहरान में जब निशाने पर ऑयल डिपो लिए गए, निशाने पर जब स्कूल की बच्चियों को लिया गया, निशाने पर जब पानी जहां शुद्ध होता है वहां पर निशाना बनाया गया, तो इन तमाम सवालों से अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। और तेल डिपो पर हुए हमले को लेकर आज तो अमेरिका के रक्षा मंत्री यह कहने से चूके भी नहीं कि यह हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, हमारी प्रायोरिटीज अलग है, इजराइल की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर इजराइल की प्रायोरिटी अलग है, अगर अमेरिका की प्रायोरिटी इस युद्ध में अलग है, तो फिर युद्ध का लक्ष्य एक दिशा में कैसे जाएगा? और शायद इसीलिए पेंटागन भी आज मौजूद था। जॉइंट स्टाफ के चेयरमैन, उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या कुछ किया है, यह बताने की जरूरत क्यों पड़ गई। Since our last update, CENTCOM continues to make progress across the southern flank. To date, they've struck more than 5,000 targets. U.S. Strategic Command bombers recently dropped dozens of 2,000-pound GPS penetrating weapons on deeply buried missile launchers across the southern flank. We also have struck several one-way drone factories to get at the heart of their autonomous capability. And of course, alongside our regional partners along the southern flank, continue to execute intercepts against one-way attack drones using fighters and attack helicopters. Our strikes mean we've made significant progress in reducing the number of missile and drone attacks out of Iran. अब पेंटागन जो कहे, अमेरिकी रक्षा मंत्री जो कहे, लेकिन ईरान की तरफ से जो संवाद लगातार, चाहे उनके विदेश मंत्री हों, चाहे उनके राष्ट्रपति हों, चाहे वहां पर सुरक्षा को हेड करने वाले व्यक्ति की ये ऐलान ही क्यों ना हो कि अमेरिका ये ना सोचे कि वह ईरान को एलिमिनेट कर देगा, उल्टा भी हो सकता है। और इन सब के बीच 6 महीने तक युद्ध करने की तैयारी ईरान की बाखूबी है। ईरान के भीतर के सिस्टम से इस दौर में मोसाद और सीआईए मात खा चुके हैं, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग थी या उन्होंने जो अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसमें खामनेई के बाद इस सिस्टम का जिक्र ही नहीं था कि ईरान के भीतर पूरी की पूरी फौज जो है वह इस तर्ज पे खड़ी हो जाएगी जहां सिर्फ रेवोल्यूशनरी गार्ड को ही खत्म करना नहीं सोचना होगा, बल्कि देश ही अपने आप को संभालने के लिए खुद खड़ा हो जाएगा। यह सोचा ही नहीं गया था। और इस परिस्थिति में जब दुनिया के दूसरी महाशक्तियां, खास तौर से रूस और चीन, उसकी भागीदारी ईरान के पक्ष में है, हालांकि परोक्ष तौर पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पक्ष में है, तो उनके द्वारा उठाए गए सवालों के दायरे में पूरे वेस्टर्न कंट्रीज भी आ रहे हैं, जो खुले तौर पर यह कहने लगे हैं युद्ध वाकई अगर लंबा चल गया तो परिस्थितियां नाजुक हो जाएगी। तो क्या इसीलिए इन हालातों को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री को यह कहना पड़ा कि आज की रात कयामत की है? तो क्या वाकई कल सुबह के बाद, क्योंकि 2 घंटे का अंतर भारत से तेहरान के टाइम में है, यानी भारत में आधी रात के बाद, और इन सब के बीच वाशिंगटन से तकरीबन 10.5 घंटे का अंतर है भारत का। तो इस परिस्थिति को समझिए कि जब शाम का वक्त अमेरिका में होगा, आधी रात का वक्त उस वक्त तेहरान में होगा, भारत अल सुबह की सिदा में बढ़ रहा होगा, उस समय क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश है? फैसला आज की रात इसका भी होना है।
और शायद अमेरिका के लिए यह मुश्किल हालात इसलिए हैं क्योंकि 7 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका के भीतर भी सवाल है, प्लानिंग क्या थी आपकी, और इसको बता पाने में कोई सक्षम व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।